अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड द टॉपिक इज़ द इकोसिस्टम एंड हिज कंपोनेंट्स। ठीक है, और इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इकोसिस्टम को बताएंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इसको कंपोनेंट्स को जानने से पहले हमें इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। ठीक है, इकोसिस्टम कि अगर हम बात करें तो एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म इन एन अ गिवन एरिया इट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, इकोसिस्टम में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। उसको इकोसिस्टम कहा जाता है और उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इकोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं। और इकोसिस्टम इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग के साथ और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, एंड आल्सो विद देयर नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट मीन्स an ecosystem include all the living things, plants, animals and organism in a given area interacting with each other and also with their non-living environment, weather, earth, soil, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, यानी इन सब चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है और ख़ुद लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन या जो रिलेशनशिप है उस सब को हम इकोसिस्टम कहते हैं और उसकी जो स्टडी होती है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम इकोसिस्टम के टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे पास बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, इसमें हमारे पास सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग और जब ए का वर्ड सा यूज़ हो जाता है तो मींस नॉन लिविंग। एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। ठीक है ना, हाँ, सबसे पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसमें सारे के सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग केमिकल एंड द फिजिकल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सारे के सारे नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल पार्ट्स आ जाते हैं एनवायरनमेंट के, जो कि ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और इकोसिस्टम की अगर हम बात करें ना लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते एबायोटिक कंपोनेंट्स के बगैर। जिस तरह से सन है, ठीक है, सन के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जाता, सनलाइट के बगैर प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ ग्रेविटी है, सॉयल है, ये सब चीज़ें हैं बायोटिक कंपोनेंट में आती हैं। ठीक है, तो इनके बगैर सर्वाइव करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की हम बात करें। एटमॉस्फेयर Atmosphere is an ocean of air which blend to outer space of the earth and reaches over 560 किलोमीटर from the surface of the earth. Atmosphere एक लेयर है जो अर्थ के ऊपर होती है। ठीक है, दिस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इनटू 4 लेयर्स। टेम्परेचर की बेस पे इसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर इज़ द ट्रोपोस्फेयर विच इज़ द लोएस्ट स्ट्रेटम। इट इज़ रफली 10 किलोमीटर इन द थिकनेस एंड इज यूजली थिकर इन इक्वेटोरियल रीजन देन इट पोल्स। The ozone layer in stratosphere absorb ultraviolet radiation that preventing them from reaching the earth. देखिए, एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें डिफरेंट किस्म की गैसेस वगैरह प्रेजेंट होती हैं। अब अगर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती तो ऑक्सीजन के बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं किया जा सकता। अब नाइट्रोजन नहीं मिलती तो नाइट्रोजन के बगैर प्रोटीन्स नहीं बन सकते बॉडी के अंदर। जब प्रोटीन्स नहीं बनेंगे बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो गैसेस का इन्वेलप होती है। एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ लेयर्स से मिलकर बनी होती है और एटमॉस्फेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब की सब गैसेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनके लिविंग होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है,
ऐसा से अगर हम रोल ऑफ वाटर की बात करें, आपको पता है वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल नेचुरल कंपाउंड फाउंड ऑन द अर्थ। इट इज़ एसेंशियल टू ऑल लाइफ इज बोथ and internal and external medium. Water is one of the main agent in the weathering of rocks, which is necessary for the formation of soil and erosion, deposition of sediments and the process that shape landform. यानी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। वाटर सॉइल के अंदर मिक्स होता है तो ये बहुत सारे मिनरल्स जो है वो अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, जो कि सॉइल यूज़ करती है प्लांट की ग्रोथ के लिए या प्लांट के अक्रेंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा वाटर मेन एजेंट है रॉक्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है सॉइल की फॉर्मेशन में। वही बात एरोजन, डिपोजिशन के लिए एंड शेप ऑफ लैंड फॉर्म्स के लिए। वाटर कवर 72% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द मीडियम ऑफ सेवरल डिफरेंट इकोसिस्टम। The water molecule has polar covalent bonds and has ionic compounds to dissociate and dissolve in it, the universal solvent. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से मैं आपको विंड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ज़ाहिर है जैसे जैसे विंड जो है वो मूविंग एयर को कहा जाता है ना। एयर जैसे जैसे मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके ज़रिए बहुत सारा जो है एक तो ह्यूमिडिटी पास करती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा विंड की अगर हम बात करें तो विंड के ज़रिए बहुत सारे जो पोलन होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी क्रॉस पोलिनेशन में भी विंड जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एटमॉस्फेयर में जब हम पढ़ रहे थे तो मैं बता चुकी हूँ। ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ग्रेविटी की वजह से हम अर्थ पे हमने स्टे किया हुआ है। विदाउट द ग्रेविटी हम कभी भी अर्थ पे स्टे ना कर सकें, और जब हम अर्थ पे स्टे ना कर सकें तो कभी भी ज़िंदा ना रह सकें। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं प्लांट्स पे। अब जब प्लांट्स ही सॉइल में प्लांट ग्रो करता है ना, तो सॉइल में अगर प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकेगा तो फिर हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगा। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट थे जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अभी हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लिविंग थिंग्स को कहा जाता है, जो कि इकोसिस्टम को शेप देती हैं। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर की बात करें ऑफ एन इकोसिस्टम की, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लोरा एंड फौना बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड देयर फीचर्स। Functionally, the living organism can be defined as producers, consumers and decomposers. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर। ये हमारे पास एक साइकिल है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर कंज्यूमर्स होते हैं, फिर डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर के बाद जो हैं वो प्रोड्यूसर्स अगेन। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की हम बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। दे कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स, फोटोसिंथेटिक फॉर्म एंड कीमोसिंथेटिक फॉर्म्स। ठीक है, photosynthetic forms are the green plants that cover solar energy into chemical energy, convert solar energy into chemical energy, जैसे photosynthesis के process में। The producers therefore include green plants, photosynthetic bacteria and chemosynthetic bacteria. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो जिनको जिस वक्त लाइट मिलती है ना तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं। जिस वक्त लाइट नहीं मिलती तो वो हेटरोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं, दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए। ये भी हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ठीक है, ऑन लैंड फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट मेनली बाय द हायर प्लांट्स। इन द सी main photosynthetic organism are microscopic algae, planktons, diatoms and flagellates। यानी ये वो organisms हैं जो कि producers हैं, photosynthesis के process के लिए अपना food खुद prepare करते हैं, और mostly इनमें plants आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स जो हैं ये साइकिल में इसका सेकंड नंबर आता है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है,
हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिपेंडेंस होती है इनकी, आर अनअवेलेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड हैंस ऑब्टेन देम फ्रॉम फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. The decomposer also fit to this definition. The consumer are also classified as this categories. Consumers की अगर हम बात करें तो इसको further 3 categories में divide किया गया है: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कॉर्निवोर्स कहा जाता है और टर्शरी कंज्यूमर्स को ओमनीवोर्स कहा जाता है. ठीक है ना. इसी तरह से हर्बीवोर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए. ग्रास ईटर्स जैसे काऊ है, गोट है. ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर या कॉर्निवोर्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मीट ईटर्स होते हैं, जो कि दूसरे एनिमल्स पे या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए. ठीक है. और टर्शरी कंज्यूमर या ओमनीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हर्बीवोर और कॉर्निवोर दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग. ठीक है. हम ओमनीवोर में आते हैं ह्यूमंस, जो कि प्लांट्स भी खा रहे होते हैं और मीट भी खा रहे होते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं जो कि कंज्यूम कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है. इसके बाद थर्ड कैटेगरी डिकम्पोजर्स की आती है. डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स इन्हें कहा जाता है. Decomposers feed on dead material and the first broken down before being absorbed. अच्छा, डिकम्पोजर्स जो हैं ये डेड ऑर्गेनिजम्स को से फीड करते हैं. ठीक है. ये जो है इनको क्लीनर्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है. ये पहले इन एब्जॉर्ब करने से पहले ना फूड को से ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है. और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनसे अपना फूड जो है वो लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेकिंग अप लार्जर बॉडीज़ इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी लार्ज बॉडीज़ को स्मॉल बॉडीज़ में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और डिकम्पोजर्स आर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया. जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड बॉडीज़ से न्यूट्रिएंट्स सॉइल तक ट्रांसफ़र करते हैं. जब सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो प्लांट फिर वो न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता है. तो ये एक साइकिल चलता जाता है. ठीक है. तो ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट थे. इसी से रिलेटेड हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ते हैं. फूड चेन इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट ऑफ वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड एंड्स इन द कंज्यूमर. ये हमारे पास इंटर सीरीज़ होती है ऑर्गेनिज़म की. और इसमें हमारे पास बायोटिक लेवल आ जाते हैं. ठीक है. यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं और कंज्यूमर तक इनका एंड होता है. ठीक है. एंड फूड चेन इन नेचर, यानी जिस तरह से ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर्स है, मतलब प्लांट है ना, इसको खा रही है क्या चीज़, गोट खा रही है. और गोट को कौन खा रहा है, लाइन खा रहा है. ये एक फूड चेन है. ठीक है. यानी एक चीज़ जो है वो दूसरे पर डिपेंड कर रही है और दूसरी दूसरे पर डिपेंड कर रही है. इस चीज़ को, ये एक सीरीज़ है ऑर्गेनिज्म की फूड के हवाले से, इस चीज़ को फूड चेन कहा जाता है. फूड वेब की अगर हम बात करें, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल. यानी ये बहुत सारी फूड चेन्स का नेटवर्क है. बहुत सारी जो फूड चेन आपस में कनेक्ट हुई होती है ना, उस चीज़ का ये नेटवर्क है. जिस तरह प्लांट्स को सिर्फ गोट ही नहीं खाती, प्लांट्स को काऊ भी खाते हैं. ठीक है. तो प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म भी खाते हैं. फिर आगे गोट जो है उसको सिर्फ लाइन ही नहीं ईट करता, और ऑर्गेनिजम्स भी ईट कर रहे होते हैं. तो ये वाले जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती है इसको फूड वेब कहा जाता है. तो आज हमने पढ़ा फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में. होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.